हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरियम। दोस्तों, यदि आप लोग 5512 जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करें तो जीएस का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से इससे पहले 5 करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है ज़रूर देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन प्रैक्टिस सेट से। और हैंड रिटन नोट्स इसलिए हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें आप, ये हमारा उद्देश्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है या पहला प्रश्न की हम बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, और या फिर ऐसे भी पूछा जाता है ये कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। क्लियर है? तो अगर हम वर्ष की बात करें तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। इस बात को अपने माइंड में सेट करके रखिए। कब हुआ? 2 अक्टूबर। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाई जाती है। हाँ, इसी इन्हीं की जयंती पर इसको शुरू किया गया। ऐसे याद रख सकते हैं 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष देखें तो ये 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, इस बात को भी याद रखेंगे। मैं कभी कभी पूछ दिया जाता है नीति आयोग कब बना, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ, योजना आयोग की जगह। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वेदों से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि 4 वेदों में से किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो जादू मंत्र, तंत्र मंत्र, औषधि, ये सब कुछ अदर वेद में दिया गया, याद रखेंगे। इसका आंसर ये है। बाकी अब हम लोग वेदों के बारे में जानते हैं क्या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? वेद की बात करें तो आप सब जानते हैं कि 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। इस बात को भी याद रखेंगे। वो 4 वेद कौन कौन से हैं? जिनमें से आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखेंगे, ऋग्वेद है आपका, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखेंगे सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाकी अब हम लोग इन चारों वेदों को शॉर्ट में एनालाइज करें तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है या ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है या पुरोहित होता है, उसको हम होत्र कहते हैं। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दरअसल पूछा जा सकता है कैसे, चारों ही ऋग्वेद दे देंगे और इनके जो पुरोहित होते हैं वो मैचिंग में दे देंगे, या कौन सा गलत है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इस बात को याद रखेंगे, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे होत्र कहते हैं। क्लियर है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इन 10 मंडल में से जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है, ये सबसे बाद में जोड़े गए। क्लियर है? 10वां मंडल और पहला मंडल सबसे बाद में जोड़े गए, ये याद रखेंगे। पूछा जाता है कि 10 मंडल में किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है या जिक्र है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल में दिया गया, इस बात को याद रखेंगे। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। क्लियर है? बाकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 इंपॉर्टेंट ग्रामर ग्रंथ हैं, जिसका नाम है ऐतरेय और कौशितकी। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐतरेय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय आपका ऋग्वेद का है, कौशितकी आपका ऋग्वेद का। याद रखेंगे, क्या ऋग्वेद का कोई उपनिषद है? ऋग्वेद के कोई भी उपनिषद नहीं है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? बाकी तीनों वेदों के उपनिषद भी हैं और ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्लियर है? किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जा सकता है, कहा जाता है। यज्ञों का वर्णन किस वेद में मिलता है? यज्ञ, हवन वगैरह आपके यजुर्वेद में मिलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में है। क्लियर है? तो कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। यजुर्वेद आंसर बताएंगे। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है, जो अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, जो पंडित होता है, उसे हम अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद का अथर्वयु, याद रखेंगे। इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपका यजुर्वेद का है, तैत्तरीय आपका यजुर्वेद का है, याद रखेंगे। इसके 4 उपनिषद इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कठोपनिषद आपका यजुर्वेद का एक उपनिषद है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का एक उपनिषद है। श्वेताश्वरोपनिषद आपका
यजुर्वेद का एक उपनिषद है और मैत्रायणी उपनिषद आपका यजुर्वेद का एक उपनिषद है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखेंगे। वहीं अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, कहा जाता है। तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? आपका सामवेद है। या संगीत से रिलेटेड कोई भी वेद पूछा जाए तो आप सामवेद आंसर बताएंगे। संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी किसमें वर्णन है इसका? सामवेद में इसका जिक्र किया गया, वर्णन किया गया, इस बात को याद रखेंगे। इसके पुरोहित जो होते हैं, अध्ययन करने वाले होते हैं, उसको उद्गाता कहते हैं, याद रखेंगे। सामवेद के उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य किसका उपनिषद है? सामवेद का है, याद रखेंगे छांदोग्य। छांदोग्य में क्या नजर आ रहा है? छंद। छंद आपकी जस्ट लाइक कविता गीत मान सकते हैं ना, तो आप क्या है कि छंद से याद रख सकते हैं और गीतों का वर्णन आपका सामवेद में ऐसे याद रखेंगे। जैमिनी है, जैमिनी नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। जैमिनी एक सिंगर है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जैमिनी आपका सामवेद से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचविश और षडविश, ठीक है। साम में आप ले लो सोम, सोम का मतलब अमृत है ना, सोम का मतलब अमृत होता है। अमृत का उल्टा ले लो विष, तो विष आपके किसके हैं? विष वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो सामवेद के, इस तरह से इसको लिंक करेंगे, आंसर लग जाएगा। क्लियर है। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद चारों वेदों में अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद, ठीक है। सबसे बाघ का वेद, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अंतिम वेद आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग आपको अथर्ववेद में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो गोपत इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उपनिषद की बात करें तो मुंडकोपनिषद, जो हमारा सत्यमेव जयते वचन जो है वो कहाँ से लिया गया है? आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का एक उपनिषद है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसके अलावा प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये सब आपके क्या है? अथर्ववेद के उपनिषद है, याद रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सभा और समिति, आपने दो नाम सुने होंगे, सभा और समिति। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, सभा और समिति दो पुत्रियां हैं, दो बहनें हैं, किसकी? प्रजापति की। ये किस में बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। इतना बात को याद रखना था, ठीक है। इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। चारों ही वेद संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, तो ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा न- पानीपत की प्रथम लड़ाई से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसके बारे में जानते हैं। हमें पता होना चाहिए कि पानीपत की 3 लड़ाई हुई हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई। किन किन के बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन है? ये लोधी वंश का अंतिम शासक है, इस बिंदु को भी याद रखेंगे। इस लड़ाई में जीता कौन था? बाबर, और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में बाबर ने की। किस युद्ध के बाद की? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। बाबर के बारे में जाने तो ये पूछा जाता है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बाबर का वास्तविक नाम है। बाबरनामा इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसे हम तुझके बाबरी पे कहते हैं। ये किस भाषा में लिखी गई है? ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा पानीपत की द्वितीय लड़ाई की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई। ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, ठीक है। अकबर की तरफ से लड़े थे बैरम खां, इस बात को याद रखेंगे, और ये विजय हो गए थे। पानीपत की तृतीय लड़ाई की 1761 अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में, तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम पूछा है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है या किन के द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। अब हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में चर्चा में थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया? तो धन का बहिर्गमन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया, याद रखेंगे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, क्योंकि वो भाई दादा है तो ग्रैंड मैन तो होंगे ही, ऐसे याद रखेंगे।
इन्होंने कुछ सभाओं का गठन किया था जो इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश सार्वजनिक का गठन इन्होंने किया था 1843 ईस्वी में, याद रखेंगे। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का गठन किनके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। इस बिंदु को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, हालांकि ये छोटे छोटे बिंदु बन के ही बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्या है कि कई सारी सभाएं दे दी जाएंगी और उनके ईयर पूछ दिए जाएंगे, किसने गठन किया मैचिंग में पूछ दिया जाएगा, ऐसे पूछे जाएंगे, है ना। तो एक एक बिंदु ही हमारा पेपर क्वालिफाई कराएगा। तो रहनुमा मजलिस का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट है, 1851 ईस्वी में की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया, इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रगोप्तार नामक गुजराती पत्र किसका है? राष्ट्रगोप्तार आपका दादा भाई नौरोजी का एक पत्र है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश संसद थी, उसमें सदस्य चुनने वाले पहले भारतीय, इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य चुनने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। जबकि लड़ने वाले उस चुनाव के लिए कोई और थे, वो भी माइंड में क्लिक नहीं है, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चुनने वाले पहले व्यक्ति हमारे दादा भाई नौरोजी हैं। ये फिंसबरी से चुने गए थे, इस बात को भी याद रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1886 का जो सेशन हुआ था, कहाँ पर? कलकत्ता में। उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और पहले पारसी बनने वाले अध्यक्ष कौन है? आपके दादा भाई नौरोजी हैं। ये देखो, पहला सेशन 1885 में हुआ, तो ये तो सेकेंड सेशन ही था। तो सेकेंड सेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न था कि भारतीय संविधान का भाग 4 किसका प्रावधान करता है, या किस भाग 4 में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। डीपीएसपी को वो बोलें तो भाग 4 में डीपीएसपी है। डीपीएसपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है वीडियो के एग्जाम में 2018 में जो हुआ था। तो आप याद रखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी का फुल फॉर्म है। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमारे देश में कहाँ से आया, ये अगर हम बात करें तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। और डीपीएसपी किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीएसपी का वर्णन किया गया है। डीएसपी होते क्या है? डीएसपी राज्यों के मूल कर्तव्य है ना, राज्यों की जिम्मेदारी है वो अपने राज्य की कल्याणकारी योजनाएं बनाए, मेनली ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। बाकी किस आर्टिकल में क्या है, ये धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम भाग 4A की बात करें, भाग 4 के बाद भाग 4A, भाग 4 में आपका क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4(1) में दिया गया। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51(a). जब फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी तब 10 थी, वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं, ठीक है। ये जो भाग 4 है कब जोड़ा गया? तो भाग 4 42वां संविधान संशोधन 1976 को भाग 4 जोड़ा गया। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। वर्तमान जब मूल कर्तव्य 10 थे, अब एक जोड़कर 11 हो गया है। ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 को जोड़ा गया, इस बात को याद रखेंगे। अगला बिंदु ये पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ये यूएसएसआर से आया, सोवियत संघ से आया, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। अच्छा, फंडामेंटल राइट की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, इनका वर्णन किस भाग में दिया गया है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में दिया है। वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट हैं। जब संविधान बना था तब 7 फंडामेंटल राइट थे, ये याद रखेंगे। 7वां फंडामेंटल राइट जो था वो समाप्त कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत, ये भी पूछा जाता है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। और ये संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 में ये दिया गया था। फिर इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और भाग 12 में रख दिया गया, अनुच्छेद 300(a). इतनी कहानी याद रखेंगे। इसके बाद पूछा था कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी दिया गया है आपका अनुच्छेद 17 में। इसके अलावा अनुच्छेद 18 याद रखेंगे। उपाधियों का अंत आप अनुच्छेद 18 में टिक करेंगे। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, जितने भी सरकारी कामकाज होंगे पब्लिक वाले जो सरकार द्वारा, उनमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये यहाँ पर अनुच्छेद 16 में कहा गया है।
अनुच्छेद 15 की बात करें तो 5 बिंदुओं पर डिस्कस किया गया, ये भी पूछा जाता है। इसमें से धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद पर प्रतिषेध है, किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा, ये याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें है? आपका अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता का मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको छोड़कर बाकी सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के बारे में पूछा था कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? याद रखेंगे अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, ये आपका स्थायी सदन है, इस बात को याद रखेंगे। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में अगर संख्या पूछी जाए तो 245 है, इस बात को याद रखेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। पूछा जाता है कि कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, या उल्टा भी पूछा जा सकता है 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। तो याद रखेंगे 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखेंगे, अनुच्छेद 312 याद रखेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना राज्यसभा की एक एकांकित शक्ति है, एक यूनिक शक्ति है। ठीक है, तो ऑल सर्विस इंडिया की जो सर्विसेज हैं उनको राज्य सरकार ही गठित कर सकती है, अनुच्छेद 312 के तहत, याद रखेंगे। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस कहा जाता है। आर्टिकल 81 लोकसभा के गठन की बात करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए बनने के लिए। राज्यपाल की उम्र भी 35 वर्ष होनी चाहिए, ये उम्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये पूछा है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? क्लियर है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना है। ये कब बना? 1 जुलाई 1862, यहाँ पर 1862 होगा, कर लेंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई 1862 को भारत का पहला कलकत्ता उच्च न्यायालय बना। यह न्यायालय किस एक्ट के तहत बना, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत ये बना है, यहाँ पे 1861 होगा। इसके अलावा इसके साथ साथ 1 जुलाई 1862 को ही बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट भी बना, याद रखेंगे। क्लियर है? वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, इस बात को याद रखेंगे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट याद रखेंगे, अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट याद रखेंगे की स्थापना 1866 को ही, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट 25वां हाईकोर्ट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और ये है कहाँ पर? अमरावती में 2019 में ये गठित हुआ था। ठीक है, दरअसल क्या है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग राज्य बन गए, पहले एक थे, तो इनका अलग अलग हाईकोर्ट बनाया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट की बात करें, ये आपका 24वां हाईकोर्ट है, 2019 में बना, हैदराबाद, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाईकोर्ट को संवैधानिक प्रावधान देखें, संविधान में इनका कहाँ स्थान है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाईकोर्ट को भाग 6 में वर्णन किया गया, भाग 6 का अध्याय 5 में हाईकोर्ट का जिक्र किया गया, याद रखेंगे। अनुच्छेद 314 से लेकर 331 तक हाईकोर्ट से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 331 याद रखेंगे। अनुच्छेद 331 के तहत क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक राज्य का अपना हाईकोर्ट हो। 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है। ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 331 के तहत, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर है? कुछ राज्य ऐसे हैं या केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं जो अदर हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, या ये अपनी शिकायतें किस हाई कोर्ट में करते हैं, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में आता है, याद रखेंगे। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अगेन फिर बोल रहे हैं, याद रखना। असम हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मिजोरम और आंध्र प्रदेश, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। लक्षद्वीप आपका केरला हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। पौंडुचेरी आपका मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आपका तमिलनाडु आता है। केरल के अंतर्गत केरल भी आता है, ये तो उसमें नाम में ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न चोटियां हैं और उनकी ऊंचाइयां हैं, ऐसे भी प्रश्न देखे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8848.86 मीटर है, और ये आपका क्या है? नेपाल में। धौलागिरी की अगर हम बात करें, धौलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर है,
ये भी आपका नेपाल में है। कामेत की बात करें 1756 मीटर उत्तराखंड आपका याद रखेंगे। अन्नपूर्णा की बात करें 8076 नेपाल थी, याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये था कि कटीले वन और झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाए जाते हैं? हाँ, वनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये उत्तर पश्चिमी भाग, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, राजस्थान इधर का, क्योंकि उधर बारिश कम होती है ना? तो वहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी भारत में वनों का वर्गीकरण देखते हैं कि किस-किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। एटलीस्ट ये याद होने चाहिए कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बाकी इनकी स्पेशलिटी क्या है, क्या विशेषता है, वो पर्टिकुलर जब नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक लाएँगे उसमें हम डिटेल में बता देंगे। ठीक है, यहाँ नहीं बताया ताकि लंबा वीडियो हो जाता। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, नाम में आ रहा है सदाबहार, यानी कि वहाँ की बारिश बहुत ज़्यादा होती होगी। ठीक है, ये किस एरिया में पाए जाते हैं, किन राज्यों में पाए जाते हैं, इनको डिस्कस हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, जो प्रश्न पूछा गया था। बेलांचली और अनूप वन पाए जाते हैं। बेलांचली और अनूप वन वो जो होते हैं जो भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन पर्वतीय वन, ये मेनली 5 प्रकार के भारत में वन पाए जाते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये है कि भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार की बीजों ने अलग भूमिका निभाई? आप जानते हैं कि भारत की हरित क्रांति में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने अहम भूमिका निभाई, जिसे हम उच्च उपज वाली किस्म कहते हैं। ठीक है, हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के जनक पूछे जाते हैं, भारत में एम एस स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग हैं। पूछा जाता है कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, गेहूं के कहाँ से मंगाए गए थे? मैक्सिको से मंगाए गए थे। चावल के फिलीपींस से मंगाए गए थे, याद रखेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है, तांबे का अग्रणी उत्पादक है। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। देश में पूछा जाए तो चिली में होता है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह की बात करें तो सूर्य से दूरी के स्थान पर सेकेंड नंबर का है। सूर्य की दूरी के स्थान से सेकेंड नंबर का ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। सुबह का तारा और शाम का तारा भी इसे कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इसकी डायरेक्शन बाकी सभी ये माना कि सूर्य है, बाकी ज़्यादातर ग्रह क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ऐसे। लेकिन आपका शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके क्लॉक डायरेक्शन में घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, यूरेनस भी शुक्र की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, याद रखेंगे। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये है, सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध कब हुआ? किस नदी के किनारे हुआ, या इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर एवं राजा पोरस के युद्ध की बात करें तो 326 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है, झेलम नदी का दूसरा नाम क्या? बितस्ता इसका दूसरा नाम है। नदियों के दूसरे नाम भी पूछे जाते हैं, मैचिंग में या पर्टिकुलर पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसीलिए सिकंदर और राजा पोरस का जो युद्ध है इसको बेतस्ता युद्ध भी कहा जाता है और हाइडे स्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हाइडे स्पीस का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ, याद रखेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनके पुराने नाम याद रखेंगे। रावी नदी का पुराना नाम परुशुनी है, याद रखेंगे। ब्यास नदी का बिपाशा या कहीं पिपासा भी लिखा होता है। सतलज नदी का सतुद्री, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीन भाग लेता है, क्या कहलाता है? केवल एक ही जीन भाग ले, इसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, या हम अलैंगिक जनन कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, असेक्सुअल प्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। ठीक है, जिसमें एक जीन भाग ले। क्लियर है? अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि जीवाणु जनित रोग है, कौन से याद है ना कि कौन सा जो वायरस से होता है निम्न में से, या कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है? तो याद रखेंगे, कुष्ठ रोग आपका बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया इसका वाहक होता है। अगर हम बैक्टीरिया की खोज की बात करें
तो ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया की खोज की, इस बात को याद रखेंगे। बाकी रेबीज़ की बात करें, रेबीज़ आपका एक जलांतक भी कहते हैं, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जिसको रेबीज़ हो जाता है उसको हाइड्रो मतलब पानी से जिसे डर लगता है, फोबिया का मतलब डर, ठीक है? ये कुत्तों को काटने से, बिल्ली के काटने से इनसे होता है। रेबीज़ एक वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। रेबीज़ एक वायरस जनित रोग है। वायरस की खोज किसने की, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएँगे इवानो बख्शी। इस रेबीज़ की वैक्सीन की खोज किसने की? लुई पास्चर ने खोजी, ठीक है? रेबीज़ की वैक्सीन लुई पास्चर द्वारा खोजी गई, इस बात को याद रखेंगे। रेबीज़ की फर्स्ट वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति कौन है? तो जोसेफ मेस्टर ने रेबीज़ की फर्स्ट वैक्सीन ली, इस बात को याद रखेंगे। मैं अगर हम मलेरिया को चर्चा में लें, मलेरिया भी ऑप्शन में था, तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला एक डिसीज़ है और ये किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, याद रखेंगे। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस द्वारा की गई, इस बात को याद रखेंगे। विश्व मलेरिया दिवस अगर पूछा जाए तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है, याद रखेंगे। ये किस मच्छर के काटने से होता है, अगर ये पूछा जाए तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है, याद रखेंगे। इसकी प्राकृतिक औषधि की बात करें, कुनैन, और कुनैन आपका किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कुछ फलों में या किस चीज़ में कौन-सा अम्ल पाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। टमाटर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक में होता है। टार्टरिक अम्ल आपका इमली में होता है, अंगूर में होता है। सेब में आपका, एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है, ठीक है। हरी मिर्च में आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। प्याज में आपका सल्फेनिक एसिड होता है। किसकी बात करें? सल्फेनिक। सल्फेनिक को कंफ्यूज ना करना सल्फ्यूरिक से, क्लियर है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में आपका एसिटिक एसिड होता है। नींबू में आपका सिट्रिक एसिड होता है। ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न ये है कि रंग राजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी आकलन से संबंधित है। ये 2012 में आई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की थी, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि जून 2024 में भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक शहर घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो कोझिकोड को किया गया और ये आपका केरल में है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये था कि अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 148 में दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, याद रखेंगे। इनको वेतन और भत्ता भारत की किस निधि से दिया जाता है? क्या आकस्मिक निधि से जाता है या संचित निधि से? तो इनको वेतन और भत्ता संचित निधि से दिया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। भाई आर्टिकल 76 भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन अनुच्छेद 76 में है। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 एक के तहत। इसके अलावा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे अनुच्छेद 88 की, इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी जो है, भारत की जो संसद है उसके जो दोनों सदन है, दोनों सदन का मतलब राज्यसभा या लोकसभा, उसकी वो किसी भी कार्रवाई में